नारी, जिन्हें भारत में प्राचीन काल से ही सम्मान सूचक शब्दों से पुकारा जाता रहा, परंतु यह सम्मान उन्हें सिर्फ सम्मान सूचक शब्दों के माध्यम से ही मिलता रहा। यह सम्मान उन्हें ना तो समानता के स्तर पर मिला और ना ही उन्हें अपनी आवाज को उठाने के स्तर पर मिला। यह प्रक्रिया प्राचीन काल के ऋग्वैदिक काल खत्म होने के प्रारंभ से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, नारियों से उनके अधिकार लगातार छीने जाते रहे और यह प्रक्रिया वर्तमान तक जारी रही। परंतु पिछले कुछ समय से कई आंदोलनों तथा महिलाओं द्वारा उठाई गई आवाज़ों से उनका यह सम्मान जो ऋग्वैदिक काल में खोया था, वह पुनः वापस करने का समय आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारियों के सम्मान तथा उनके अधिकार की। आप देख रहे हैं एस्पिरेंट आईएएस। मैं शिवम शुक्ला आपका अपने इस प्लेटफार्म पर स्वागत करता हूं। नॉलेज इन्हांसमेंट की इस हमारी सीरीज में आज हम उस कानून के बारे में पढ़ेंगे जो भारतीय नारियों के प्रति भारत के सम्मान को प्रदर्शित करता है तथा यह बताता है कि भारत नारियों के सम्मान में तथा उनके अधिकार में कई अग्रणी सभ्यताएं जो अपने को प्राचीन काल से ही सभ्य बोलती आ रही हैं, उनसे कहीं आगे है। तो आज का जो हमारा यह वीडियो होगा वह होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। इसका समग्र विश्लेषण इस प्लेटफार्म पर किया जाएगा। तो आपका मैं इस एस्पिरेंट आईएएस प्लेटफार्म पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं अपने कानून की ओर और इसके एक एक पहलू को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि नारी को लेकर इस कानून में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले जो यह कानून है, इस कानून को लोकप्रिय रूप में महिला आरक्षण कानून के रूप में जाना जाता है। यानी कि राजनीति में महिलाओं को आरक्षण, राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने की जो प्रक्रिया है वह 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन जो कि स्थानीय निकायों के गठन से संबंधित है, वहां से शुरू हुई। परंतु छोटे स्तर पर तो महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया, परंतु उच्च स्तर पर यानी कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को यह दर्जा नहीं दिया गया। तो उसी क्रम में यह जो संविधान संशोधन किया गया उसके माध्यम से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को यह सम्मान प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम हम यह जो एक प्रक्रिया है महिलाओं को उनका अधिकार देने की, काफी लंबी है। तो इसी क्रम में इस पूरे प्रक्रिया की जो एक पृष्ठभूमि है, उसका बैकग्राउंड है, उसे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। सर्वप्रथम जब पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ, यानी कि जब संविधान का निर्माण करने के लिए एक सभा गठित हुई, उसमें महज 15 महिलाएं थी। यह संख्या अपने आप में बहुत ही कम थी, जो कि उस समय की सामाजिक स्थिति को दर्शा रही है। इसके अतिरिक्त जब सर्वप्रथम भारत में चुनाव हुए तो उसमें जब पहली लोकसभा का गठन हुआ, उसमें जो महिला सदस्य थी उनकी संख्या कुल सदस्यों के अनुपात में सिर्फ 5% थी। यानी कि जितने भी सदस्य उस समय पहली लोकसभा में से चुनकर लोक भवन में पहुंचे, जहां पर हमारे लिए कानून निर्माण होता है, जो कि महिलाओं की उनकी जो उपस्थिति थी वह सिर्फ 5% थी, जबकि उनकी आबादी पूरे देश में 50% थी। इसी क्रम में 90 का दशक आते आते महिला संगठनों द्वारा महिलाओं को समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने की सक्रिय वकालत करना प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि जो महिलाओं का यह अधिकार है, इससे संबंधित जो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में मांगे थी वह प्रारंभ हुई 90 के दशक में। इन मांगों के चलते 73वें और 74वां जो संविधान संशोधन स्थानीय निकायों से हुआ, उसमें स्थानीय निकायों में न्यूनतम 1/3 यानी कि 1/3 यानी कि 33% सीटें जो हैं वह महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसके माध्यम से स्थानीय निकायों में जो है वह महिलाओं को 33% आरक्षण देने की सुविधा कराई गई, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। इस ऐतिहासिक कदम के बाद ऐसी ही व्यवस्था लोकसभा व राज्यसभा के स्तर पर
यानी कि राज्य विधानसभाओं के स्तर पर भी लागू करने की मांग और जोर पकड़ा। यानी कि जब यह व्यवस्था की गई तब ऊंचे स्तर पर महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी को लेकर मांग जो है वह और प्रखर रूप से उभरी। परिणाम स्वरूप वर्ष 1996 में इसके परिणाम स्वरूप यानी कि जैसे ही मांग ने तीव्र पकड़ा 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद, तो 1996 में पहली बार इस उद्देश्य से यानी कि लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। तो यह एक ऐतिहासिक काल है कि 1996 में इस वर्ष पहली बार लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है उसको 1996 में सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। परंतु यह जो कानून था, यह विधेयक था, यह राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक उठापटक से यह पारित नहीं हो सका, जिसके बाद 1998 व 1999 में पुनः इसे प्रस्तुत किया गया, लेकिन तब भी यह पारित नहीं हो सका। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण यह जो कानून था यह लगातार इसमें देरी बढ़ती जा रही थी और यह लगातार जो है वह व्यपगत होता चला जा रहा था। इसके बाद वर्ष आया 2008 का। इसमें महिला आरक्षण की मांग बहुत ही प्रखर रूप से सामने आई और सरकार ने इस मांग को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से योजना बनाई और 2008 में महिला आरक्षण विधेयक को पुनः राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। क्योंकि राज्यसभा में इसलिए प्रस्तुत किया गया कि तुरंत ही लगभग 2009 में लोकसभा के चुनाव होने वाले थे और हमें ज्ञात है कि क्योंकि हम संविधान के स्टूडेंट हैं तो हमें ज्ञात है कि जो भी कानून लोकसभा में रहता है, लंबित रहता है, यदि लोकसभा भंग हुई तो वह कानून उसके साथ ही व्यपगत हो जाता है। इसीलिए इस महिला आरक्षण विधेयक को व्यपगत होने से बचाने के लिए इसे 2008 में राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक राज्यसभा में पारित भी हो गया, यानी कि 2008 का जो विधेयक था वह राज्यसभा में पारित हो गया, परंतु लोकसभा से पारित होने से पहले ही लोकसभा भंग हो गई, जिससे यह विधेयक व्यपगत हो गया। परंतु जो जिसका डर था वही पुनः हुआ और 2008 में प्रस्तुत किया गया यह विधेयक एक बार पुनः रुक गया। तो इस क्रम में हमने इस पूरे जो कानून है इसकी पृष्ठभूमि तथा इसका एक कालानुक्रम देखा कि किस प्रकार से यह कानून लगातार देशवासियों की एक प्रमुख मांग के रूप में उभरा और वर्तमान की सरकार ने उसको सुना और उसके संबंध में कानून बनाया। तो इस संबंध में एक कालानुक्रम हमने देखा। इसके बाद अब हम देखते हैं कि इस संविधान की, इस कानून की यानी इस संविधान संशोधन की ऐसी क्या आवश्यकता थी, महिला आरक्षण की क्या आवश्यकताएं थी जो कि इन्हें लाना था और जो अत्यधिक प्राचीन काल से, अत्यधिक पिछले समय से लगभग 30 वर्षों से इसकी मांग चलती आ रही थी। तो हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण की आवश्यकता लैंगिक समानता के सिद्धांत और राजनीति में महिलाओं के खिलाफ ऐतिहासिक व प्रणालीगत भेदभाव की मान्यता से उत्पन्न होती है। यानी कि जो महिलाएं थी उनके खिलाफ जो राजनीतिक और उनके लैंगिक समानता के विरुद्ध ऐतिहासिक और प्रणालीगत भेदभाव जो लगातार होता चला रहा है उससे प्रेरित यह मांगे थी और इसी लैंगिक समानता को स्थापित करने के लिए तथा राजनीति में उनकी जो हिस्सेदारी है, क्योंकि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो महिलाएं करती थी उन्हीं को यदि वंचित रखा जाएगा तो उनकी जो मांगे हैं वह मुखर रूप से देश के सामने, देश की संसद के सामने नहीं आ पाएंगी, जिससे कि उनके साथ एक राजनैतिक अन्याय होगा। यह इथिकली तथा लीगली भी सही नहीं है। तो इस दृष्टि से इसकी एक अत्यधिक आवश्यकता थी कि महिलाओं को संसद में पर्याप्त तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा हमारा अगला बिंदु है महिला लोकसभा में जो महिला जो है वह पहली लोकसभा में महिलाओं की संख्या
महज 5% थी। कितनी थी? महज 5% थी। जो महिलाएं थी उनकी संख्या महज 5% थी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार कालानुक्रम में इनकी संख्या तो बढ़ी, परंतु यह बढ़ने की गति अत्यधिक मंद थी। जब हम 15वीं लोकसभा में आए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी थी वह 10% तक ही सीमित रह सकी। 15वीं लोकसभा यानी कि 2009 में जब चुनाव हुए तो उसमें महिलाओं की भागीदारी सिर्फ 10% तक थी। आप देख सकते हैं किस प्रकार 60 वर्षों में, लगभग 60 वर्षों में महिलाओं की भागीदारी में महज 5% की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त जब 16वीं लोकसभा यानी कि 2014 में चुनाव हुए तो इसमें महिलाओं की भागीदारी 12.52% तक रही। यानी कि इसमें भी कोई खास बढ़ोतरी महिलाओं की भागीदारी में नहीं देखी गई है। इसके उपरांत 17वीं लोकसभा यानी कि जब चुनाव लोकसभा के 2019 में हुए तो इसमें करीब 15.2% महिलाएं, यानी कि कुल जो संख्या थी 543 की, उसमें से 82 जो नंबर थे वह महिलाओं के थे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो महिलाओं की भागीदारी संसद में बढ़ी, परंतु यह भागीदारी अत्यधिक मंद गति से, अत्यधिक धीमी गति से रही। इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भी हम कुछ आंकड़े देख लेते हैं, उसके हिसाब से भी हम यह समझ लेंगे कि भारत में इस कानून की क्यों आवश्यकता थी। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार रवांडा जो कि 61%, रवांडा में महिलाओं की भागीदारी 61%, और क्यूबा, ये मिसप्रिंट से लिखा हुआ है तो इसे सही कर लेंगे, यह है क्यूबा, क्यूबा 53%, और यहाँ पे निकारागुआ, निकारागुआ यह 12% महिला प्रतिनिधित्व के साथ शीर्ष 3 देशों में यह स्थित है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़ों के अनुसार रवांडा में 61% महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में है वहां की। इसके अलावा क्यूबा और निकारागुआ का जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वह क्रमशः 53 और 52% है। तो इसी क्रम में महिला प्रतिनिधित्व के मामले में बांग्लादेश 21% और पाकिस्तान 20% से भी आगे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये सभी जो पिछड़े, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों में इनकी गणना होती है, परंतु महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में किस प्रकार से यह अग्रणी देशों में शामिल हैं। और रही बात बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो यह भी भारत से काफी आगे हैं, क्योंकि भारत में वर्तमान प्रतिशत जो है वह 15.2% के आसपास है, जबकि बांग्लादेश में 21% और पाकिस्तान में 20% है। तो इस प्रकार भारत में महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता क्या थी उसको हमने समझा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं इस संपूर्ण कानून को, यानी कि जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हाल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो कि 128वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था, इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसे यह जो महिला आरक्षण बिल था इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसके अतिरिक्त आगे चलते हैं और विधेयक से संबंधित कुछ मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला बिंदु, जो यह विधेयक है निचले सदन में महिलाओं का आरक्षण, यह जो कानून है यह महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वह निचले सदन में देता है। यानी कि यह महिलाओं को आरक्षण लोकसभा में देता है, न कि राज्यसभा में। यानी कि सिर्फ यह लोकसभा के संदर्भ में यह कानून पारित किया गया है, राज्यसभा में नहीं। यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि यह जो है वह लोकसभा से संबंधित है, यह कानून लोकसभा से संबंधित है। विधेयक में संविधान में अनुच्छेद 330A शामिल करने का प्रावधान किया गया है, जो अनुच्छेद 300 के प्रावधानों से लिया गया है, जो अनुच्छेद 300 के प्रावधानों से
लिया गया है। तो यह जो विधेयक है, यह संविधान में जो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, यह संविधान में 330 ए शामिल करने का प्रावधान करता है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि 330 क्या है। 330 हमारे संविधान में जो है 330 संविधान में एससी और एसटी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एससी और एसटी के संबंध में लोकसभा में जो है वह आरक्षण का प्रावधान करता है। 330 लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। इसी क्रम में यह जो संविधान संशोधन है वह 330 के साथ 330 ए के जोड़ने का प्रावधान करता है। किसका? 330 ए के जोड़ने का प्रावधान करता है, जो कि किससे संबंधित होगा? महिला आरक्षण विधेयक से। जो कि किससे संबंधित होगा? महिला आरक्षण विधेयक से। यानी कि 330 ए के माध्यम से संसद के निचले सदन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था इस संविधान के माध्यम से की जाएगी। तो इस संविधान का जो संवैधानिक पहलू है वह क्या कहता है कि इस संविधान के माध्यम से, इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 330 ए सम्मिलित किया जाएगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि 330 क्या है और 330 ए क्या है। 330 लोकसभा में एससी एसटी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित एक एक्ट है, यानी कि एक आर्टिकल है। जो 330 है यह प्रावधान करता है कि जो कुल संख्या होगी, जैसे वर्तमान में 330 के एक के माध्यम से लोकसभा में एससी के लिए 84 तथा एसटी के लिए 47 जो सीट हैं वह आरक्षित की गई। यह किसके माध्यम से है? यह 330 के माध्यम से। इसी क्रम में जब 330 ए लागू हो जाएगा पूर्ण रूप से, जिस प्रकार सरकार जो आगे की डिलिमिटेशन के बाद जो बताया गया है कि डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद यह विधेयक लागू हो जाएगा कानून के रूप में। तो जब 330 ए लागू होगा तो इसी क्रम में तकरीबन 180 सीटें जो होंगी वह महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। तो इसी क्रम में 330 ए और 330 को हमने समझा। इसके अलावा संविधान के 128वें संशोधन के माध्यम से राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके लिए जो 128वां संशोधन है उसके लिए 332 ए को संविधान में शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? 332 ए। 332 ए जो है वह राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी कि 332 जो है वह राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। और इसी के साथ इस कानून के माध्यम से 332 ए जुड़ेगा, जो कि राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त इस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए यह विधेयक जो है वह अनुच्छेद 239 ए 2B में संशोधन किया गया और इसमें यह जोड़ा गया कि संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू होंगे। ज्ञात है कि राज्यों की जो यूनियन टेरिटरी है उसके संबंध में जो आर्टिकल संविधान में है उसी क्रम में 239 ए जो है वह दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली के विशेष प्रावधानों को यह सुनिश्चित करता है। तो उसी क्रम में 239 ए 2B को जो है वह संशोधित किया गया और यह बताया गया कि संसद द्वारा बनाया गया यह कानून जो है वह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू होगा।
इसके अतिरिक्त आरक्षण की शुरुआत नया अनुच्छेद 334 ए यानी कि 128वां संविधान संशोधन जो है वह 334 ए का भी प्रावधान करता है। 334 ए जो है वह आरक्षण से संबंधित है, जो कि यह बताता है कि 70 वर्षों के लिए 334 जो कि प्रारंभ से ही संविधान में है, यह बताता है कि 70 वर्षों के लिए जो है वह आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा। परंतु 334 ए इसमें जोड़ा गया, जो कि महिलाओं के आरक्षण के लिए कितने की 15 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए यह प्रावधान किया गया। यानी कि जब से यह जो कानून है लागू होगा वहां से 15 वर्षों के लिए जो है वह महिलाओं को आरक्षण देने का जो प्रावधान हुआ है वह रहेगा। यह तिथि जो है, यह डेट जो है, यह डेडलाइन जो है वह उसे संसद द्वारा उस समय बढ़ाया भी जा सकता है। यानी कि यह 15 वर्ष एकदम फिक्स नहीं है। हालांकि वर्तमान में यह डेडलाइन तो दी गई है, परंतु इसे जो संसद द्वारा कानून लाकर इसे परिवर्तित भी किया जा सकता है। इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना, यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। होने वाली जनगणना यह एक विवाद का विषय भी बन चुका है। यानी कि इस विधेयक के जो डिलिमिटेशंस हैं, जो इसके दोष हैं, जो इसकी कमियां हैं, उनमें इन्हें देखा जाता है। इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रशासन में आरक्षण प्रभावित होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीमा आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन एक बृहद टॉपिक है हमारे जो भारतीय संविधान है तथा हमारे सिलेबस की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिसीमन जो है वह इसकी संविधान में जिक्र जो है वह आर्टिकल 82 में इसका जिक्र किया गया है। परिसीमन आयोग जो होता है वह आर्टिकल 2 के माध्यम से इस्टेब्लिश किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। यह एक बृहद टॉपिक है जिसे हम अगले ही अपने वीडियो में अत्यधिक विस्तृत तरीके से इसको देखेंगे। यानी कि डिलिमिटेशन को आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें डिलिमिटेशन को हम अत्यधिक विस्तृत तरीके से तथा विश्लेषणात्मक तरीके से देखेंगे। तो देखते हैं पहले आज के इस टॉपिक को। तो यह विधेयक कब से लागू होगा? अब जो जनगणना होगी, अब जनगणना तो 2021 में होनी थी, परंतु कोविड और लॉकडाउन के चलते यह डिले हुआ और उसके कारण अब सरकार की जो आगामी जो गाइडलाइन होगी उसके आधार पर वह की जाएगी। परंतु जब यह जनगणना होगी उसके बाद यह परिसीमन किया जाएगा। परिसीमन क्या होता है, यहाँ पे छोटे शब्दों में जान लेते हैं। परिसीमन एक आयोग होता है जो आर्टिकल 82 के माध्यम से किया जाता है। यह 3 सदस्यीय निकाय होता है जो कि यह ज्ञात करता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को संसद में समान प्रतिनिधित्व मिले। जैसे कि यदि जो उत्तर प्रदेश है वहाँ जितने भी एमपी हाँ यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वहाँ की जो जनसंख्या है उनका अनुपात, और जो तमिलनाडु हो गया या कोई और राज्य होगा, कर्नाटक हो गया, वहाँ के एमपीज और वहाँ की जनसंख्या का जो अनुपात हो वह समान हो। यानी कि जहाँ की जनसंख्या और जहाँ वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी संख्या का अनुपात जो हो वह सभी राज्यों में समान हो, ताकि प्रत्येक व्यक्ति का बराबर का जो है वह प्रतिनिधित्व संसद में जा सके। तो इसी उद्देश्य से आर्टिकल 22 के तहत 82 के तहत परिसीमन का गठन किया जाता है। तो इसी क्रम में अब जब अगला परिसीमन का गठन होगा तो उसी के माध्यम से जो महिलाओं के लिए है वह सीटें आरक्षित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। कितने के लिए? 15 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहे। यानी कि संसद कानून बनाकर इस 15 वर्ष की डेडलाइन को आगे भी बढ़ा सकती है। अब हम संसद के इस जो संविधान संशोधन विधेयक है, यह जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसके विरोध में कुछ तर्कों को देख लेते हैं, क्योंकि विरोध में तर्क
तर्कों को देखना अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि इसके तर्क में तो कई जो बिंदु है उसे हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में अच्छे से देखा ही। तो अब हम विरोध के भी कुछ तर्क देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, अधिनियम में राज्यसभा और विधान परिषदों में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। यानी कि ये जो अधिनियम है वह राज्यसभा यानी उच्च सदन और जो राज्यों की विधान परिषद है, राज्यों की विधान परिषद है, उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं करता। जबकि राज्यसभा जो होता है वह संघवाद का प्रतीक है, वह राज्यों के प्रतिनिधित्व को दर्शाता है संसद में और उसमें यदि महिलाओं की हिस्सेदारी अगर नहीं सुनिश्चित की जाएगी तो वह अपने आप में संघवाद के विरुद्ध होगा, जो कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसके भी खिलाफ जाएगा। तो इस रूप में जो राज्यसभा है उसमें महिलाओं के आरक्षण से संबंधित कोई प्रावधान न किए जाने के कारण यह एक आलोचना का मुद्दा बनता जा रहा है इस कानून के संबंधित। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधान अगली जनगणना तथा उसके बाद अगले परिसीमन आयोग के गठन के बाद जो है वह उसके पश्चात लागू होंगे। परंतु जो यह जनगणना है और डिलिमिटेशन जो कमीशन होगा इसकी कोई तिथि ही नहीं निश्चित है। यानी कि वर्तमान में तो जो 84 वर्तमान में 86 जो संविधान जो संशोधन हुआ था उसके माध्यम से यह कहा गया कि 2026 तक परिसीमन आयोग को पोस्टपोन कर दिया गया। जो परिसीमन आयोग है उसको 2026 तक पोस्टपोन कर दिया गया था 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इसीलिए यह एक विवाद का मुद्दा बन रहा है, क्योंकि परिसीमन आयोग और जो जनगणना है वही निश्चित नहीं है। तो यह अधिनियम लागू कब से होगा इससे संबंधित काफी विवाद देखे जा रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य विवाद का मुद्दा भी बना हुआ है, SC ST महिलाओं को कानून के अंतर्गत शामिल किया गया परंतु OBC महिलाओं को नजरअंदाज किया गया। अब SC ST महिलाओं को किस प्रकार शामिल किया गया हम देखते हैं कि जो वर्तमान में जो SC और ST को आर्टिकल 330 के तहत 330 के तहत जो संसद में आरक्षण का उन्हें देता है जो आर्टिकल, उसी के अंतर्गत यह बताया गया कि जितनी संख्या, जैसे कि कितना हमने देखा था कि संसद में जो SC की भागीदारी है वह 84 है और ST की 47 है। तो इसी 84 और इसी 47 में जो होगा वह SC ST की महिलाओं को 33% महिलाओं को इसमें भी और ST में भी 33%, जो इसी में 84 का 33% और 47 का 33% यह महिलाओं के लिए होगा। परंतु OBC महिलाओं को इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया। यानी कि OBC महिलाओं के संबंध में उन्हें सामान्य वर्ग में ही सम्मिलित कर लिया गया है। यानी कि जो 33% मिलेगा उसी में OBC महिलाएं भी आएंगी, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान इसमें नहीं किया गया है, जो कि विवाद का मुद्दा बनता जा रहा है और लगातार विपक्ष के द्वारा इस बिंदु को एड्रेस किया जा रहा है और चर्चा में लाया जा रहा है। तो इसी क्रम में महत्वपूर्ण जो तर्क थे उनका एक विश्लेषणात्मक तरीके से हमने अध्ययन किया और इस समस्त जो कानून है उसको जाना और समझा। तो इसी क्रम में यह इसके पश्चात एक संतुलित हम निष्कर्ष भी लिख सकते हैं कि यह जो कानून है अपने आप में एक ऐतिहासिक कानून है और महिलाओं के अधिकार से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम वर्तमान सरकार द्वारा उठाया गया, जो कि सराहनीय योग्य है। परंतु और इसमें विद्यमान कुछ कमियां, जैसे कि इसके लागू होने की ना तो एग्जैक्ट तिथि है और ना ही यह संभावना है कि कब परिसीमन आयोग गठित किया जाएगा। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वह जनगणना को कंडक्ट कराए और उसके बाद जो है वह डिलिमिटेशन कमीशन का भी गठन करे। तो इसके साथ ही हमारा पूरा टॉपिक पूर्ण हुआ। इसके
बाद में जो डिलिमिटेशन का मुद्दा है यह भी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो डिलिमिटेशन का जो मुद्दा होगा इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अत्यधिक विश्लेषणात्मक तरीके से देखेंगे और डिलिमिटेशन के संपूर्ण मुद्दे को समझेंगे। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहीं तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।